नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बेटियों के साथ दरिंदगी की। हम बात करेंगे क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं। हम बात करेंगे बल्लभगढ़ की बेटी निकिता की। वो निकिता जो पढ़ना चाहती थी, वो निकिता जो समाज में ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन दरिंदों की उस पर ऐसी नजर पड़ी कि उसकी सांसें छीन ली गई। उसके पिता के सपने को चकनाचूर कर दिया गया। बल्लभगढ़ की बेटी निकिता का कसूर इतना था कि एक बददिमाग से शादी करने से उसने इनकार कर दिया था। अपना धर्म बदलने से उसने इनकार कर दिया था। उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन तौसीफ को ये रास नहीं आया और उसने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हम बात करेंगे हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता के हत्यारों की। तौसीफ नाम के दरिंदे ने निकिता की जिंदगी को छीन लिया। उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही काट दिया। तौसीफ और उसके साथियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर निकिता को मौत के घाट उतार दिया। निकिता की हत्या के बाद देश भर में उबाल है। पूरा देश निकिता के साथ खड़ा हुआ है। अब सवाल है कि शादी करने से मना करने पर बेटी को हत्या कर दी जाएगी। अब क्या ऐसा वक्त आ गया है? धर्म कबूल नहीं करने पर उसका कत्ल कर दिया जाएगा? आखिर बेटियां कब तक दरिंदगी का शिकार होती रहेगी? कब तक दरिंदे बेटियों को डराते और धमकाते रहेंगे? निर्भया हत्याकांड के बाद अब कड़े कानून बने, लेकिन अब तक उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इन सवालों का आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जिस देश में दुर्गा पूजा के दिन बेटियों की पूजा होती है, जिस देश में नारियों को सम्मान दिया जाता है, उसी देश में कुछ राक्षसों की वजह से बिटिया को अपमान का घूंट पीकर जीना पड़ रहा है। उस देश में बेटियों के साथ बेरहमी का खेल खेला जाता है। जिस देश की बेटियां दुनिया में देश को सम्मान दिलाती है, उसी देश में कुछ जाहिलों की गंदी सोच के चलते बेटियों का जीना मुश्किल हो रहा है। बेटियां घर से निकलती है तो उसके माता पिता उसके सकुशल लौटने का इंतजार करते रहते हैं। आखिर बेटियां कब तक डर डर कर जीती रहेंगी? हम बात कर रहे हैं उस हरियाणा की, जिस हरियाणा से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उसी हरियाणा की बेटियों को पढ़ाने और उसे बचाने का नारा दिया था। उसी प्रदेश में बेटी को दिन दहाड़े सरेआम दरिंदे गोली मारकर हत्या कर फरार हो जाते हैं। गोली इसलिए मारी जाती है कि उसने दूसरे धर्म के लड़के से शादी से इनकार कर दिया है। इसलिए मार दिया गया है कि उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी गई थी। वो दूसरे धर्म के लड़के से शादी करने से इनकार करती है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की वारदात के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। इस नाइंसाफी के खिलाफ पूरे देश में खून खौल रहा है। सभी लोग निकिता के हत्यारों की फांसी की मांग कर रहे हैं। दरिंदों की तुरंत सजा की मांग कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, पर इस सरकार के आने के बाद देश में महिला सुरक्षा का और बदहाल हुआ है। चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, देश के किसी भी राज्य में हो, मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी भी आरोपी के अंदर नहीं है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसके गोली मारकर हत्या की जाती है। पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करती है, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं कि भारत में असुरक्षितता का वातावरण है। बल्लभगढ़ की बेटी निकिता तोमर तड़प रही थी तो उसके हत्यारे इस गुमान में थे कि उसने आज एक माँ की कोख उजाड़ दी। उसे ये गुमान था कि वो निकिता की हत्या कर अपने रसूख के बल पर यूं ही खुला घूमता रहेगा, लेकिन पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे लाकर उसकी औकात दिखा दी। पुलिस ने लॉकर में पूछताछ की तो दरिंदों ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी तौसीफ ने पुलिस को बताया कि निकिता किसी और से शादी करने वाली थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। आरोपी ने पुलिस को ये भी बताया कि उसकी छात्रा से 24 और 25 अक्टूबर की रात लंबी बातचीत हुई थी। दोनों के बीच करीब 1000 सेकंड तक बात हुई थी। दिन दहाड़े ऐसी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है
इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ परिवार के लिए कोई आघात हो नहीं सकता। मैं परिवार को आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग भी, हरियाणा सरकार भी इस पीड़ित परिवार के साथ है। इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इस बात का हमने ख्याल रखना है। और एसआईटी की मांग इनकी वो मान ली गई है, फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी मुकदमा चले, जल्दी इसका फैसला हो। इस पर भी हम लगातार प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले। निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। उन्होंने बताया कि आरोपी तौसीफ ने निकिता का पहले भी अपहरण करने की कोशिश की थी। उस वक्त उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, लेकिन आपसी सहमति के बाद केस वापस ले लिया गया था। कुछ दिन तक शांत होने के बाद तौसीफ ने निकिता को फोन करना शुरू कर दिया। निकिता के बार बार इनकार के बाद तौसीफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले अपहरण की कोशिश की, लेकिन अपहरण में कामयाबी नहीं मिली तो फिर बाद में उसने निकिता को गोली मार दी। देखिए, पुलिस की जिम्मेवारी से तो हम ठीक है, लेकिन अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी अभी तो कुछ है नहीं। सरकार ने क्या किया है अभी तक? अभी कोई मिलने ही नहीं आया तो क्या बात होगी सर? कोई मिलने ही नहीं आया अभी तो क्या बात होगी? लव जिहाद पे हमें ये कहना है कि लव जिहाद का तो इस लड़के ने शुरू में ही बोला था कि मुस्लिम बन मेरे साथ शादी कर ले। 2 साल पहले जो इसने अचानक हादसा किया था उसमें बड़े बुजुर्गों ने जो फैसला कर दिया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो एक हमारी, मैं मानता हूँ कि भूल रही है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि उसके 10-20 परिवार वाले आ गए थे, उन सब बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा बच्चों का जीवन है, नादान है, अभी 16-17 साल के बच्चे हैं, लड़के के भी जीवन खराब, लड़की का भी बदनामी होगी, तो इसको दबा लेते हैं मामले को। अगर हम उस चीज को ना दबा पाते तो आज ये नौबत हमारे साथ नहीं होती। आपको बता दें कि सोमवार को बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप सीसीटीवी पर साफ देख सकते हैं कि निकिता अपने सहेलियों के साथ फाइनल परीक्षा देकर लौट रही थी। तभी 2 युवकों ने उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कैसे उस दरिंदे उसे जबरन कार में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दरिंदों को देखकर भी निर्भीक निकिता डरी नहीं, दरिंदों से लड़ती रही। तभी अपनी हार देखकर दरिंदे बौखला गए और निकिता के कनपट्टी में गोली मार दी। निकिता की सहेलियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दरिंदे हथियार का डर दिखाते रहे। गोली सीधे कनपट्टी में लगी थी। ऐसे में निकिता का बचना मुश्किल ही था। जब तक निकिता को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी सांसें रुक गई थी। सवाल है कि प्यार नहीं करने पर गोली मार दोगे? क्या रसूख वाले हैं तो किसी की बेटी के साथ मनमानी करोगे? किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए गोली मार दोगे? निकिता का क्या कसूर था कि उसे सरेआम गोली मार दी गई? क्या इस देश में किसी के शादी से इनकार करने पर उसे मौत की सजा दी जाएगी? अब सवाल है कि जब तक गुंडे बचेंगे तो बेटियां कैसे बचेगी? कैसे महफूज रहेंगी बेटियां? कब तक दरिंदों की शिकार होती रहेंगी बेटियां? ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो लोकतंत्र में आज बात होगी बेटियों की ही। दरअसल दरिंदगी बेटियों के साथ कब तक होती रहेगी? हम बात करेंगे बेटियों की सुरक्षा की। हम बात करेंगे बल्लभगढ़ की बेटी निकिता की। वो निकिता जो दरअसल पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी और समाज में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन शायद वो वहां तक पहुंचती उससे पहले ही ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे दरिंदों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में उसके घर के अंदर मातम का माहौल है। आज इस पूरी खबर पे हम तफसील से डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। अवधेश जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील कटारिया जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और LN राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत स्वागत है राव साहब आपका। और आलोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष है RJSS के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा अवधेश जी आपसे ही है। सर, केंद्र में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, सब पढ़े सब बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह के नारे तो दे देते हैं, लेकिन क्या वो हकीकत में तब्दील हो पाते हैं? धरातल पर उसका कुछ असर दिखता है क्या? अगर हाँ तो ये क्या है जो फरीदाबाद में निकल के सामने आया? जी हाँ, मैं आपको बता हरियाणा के बल्लभगढ़ में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और उसका दुख हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है और देश के प्रधानमंत्री जी को भी है, पूरे
पूरा देश इस समय निकिता के परिवार के सर, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं हमें बेहद दुखद है, हम बहुत दुखी हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, लेकिन सर क्यों आते हैं इस तरह के मामले बार बार सामने? मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। निकिता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसीलिए हरियाणा सरकार ने एसआईटी गठन किया है, ठीक है, और एसआईटी अपना कार्य कर रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि हरियाणा, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये आपको कह सकता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन हरियाणा में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके जो अपराधी है उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को वो अंजाम दे देते हैं। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे ठीक 2 साल पहले सर इस तरह की वारदात को एक बार फिर से वो अंजाम दे चुके हैं, अपहरण करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन बावजूद इसके बहुत बेहतर कदम नहीं उठाए गए। क्यों? देखिए, बेहतर कदम इसलिए नहीं उठाए गए, जो 2018 में जो अपहरण करने की कोशिश की गई थी, उसमें जो पंच होते हैं गांव के, उनकी राय के मुताबिक उसमें फैसला किया गया था। लेकिन जो लव जिहाद का जो चला आ रहा है, इनका लव जिहाद के आधार पर जो हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको मारा जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? नेहा जी बताइए आप। उसका जिम्मेदार क्या भारतीय जनता पार्टी है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तय कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, ये पहली घटना नहीं है। उससे पहले अभी पिछले महीने 2 अक्टूबर को बताई मैं, एक नेहा नाम की लड़की जो हमारे बीच में नहीं है, उसको एक लड़के ने, जिहादी लड़के ने फंसाया, नाम बदलकर, हिंदू नाम बदलकर उसको फंसाया, फिर उसको एक साथ प्रेम प्रसंग किया, उसके बाद उसको मार डाला। और सर, ये जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, ये मुद्दा उससे अलग है। अब इस मुद्दे पे बताइए ना कि अगर दिन दहाड़े से गोली मार दी जाती है, कहाँ पर है कानून व्यवस्था? किस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये सब बातें जो है लव जिहाद से संबंधित हैं। उसी तरह से मेरठ में एक आपने सुना होगा, माँ थी प्रिया, जिसकी बेटी थी कशिश, उसको एक जो आसिफ नाम के लड़के ने अमित नाम से उनको फंसाया था, अमित नाम से उनसे दोस्ती की थी। जब उस लड़की को पता लगा प्रिया को, तो वो उनका विरोध करने लगी, लेकिन उसने, आसिफ ने क्या किया, उनको घर बुलाकर उन दोनों माँ बेटे को काट कर अपने घर में गाड़ दिया। ये लव जिहाद का मामला है, ये कांग्रेस परिवार का आरोपी है। इसलिए गिद्धों की टोली बल्लभगढ़ में नहीं है जो हाथ में। सुनील जी, ठीक है सर, ठीक है संवेदना व्यक्त। सुनील जी, सवाल इस बात को लेकर, अवधेश जी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। कर रही है, पीड़िता को न्याय दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी। अवधेश जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सुनील कटारिया जी, सवाल इस बात को लेकर है, शादी के लिए मना करने पर क्या मौत के घाट उतार दिया जाएगा? यही सजा मिलेगी क्या? कहां पर है कानून व्यवस्था? देखिए, 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले की ऐतिहासिक धरती पर हरियाणा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात रखी थी, ये बात रखने का काम किया था कि हमारा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब वही हरियाणा के फरीदाबाद में बेटी को कहाँ बचाया गया? उस पे 2 साल पहले भी हमला हुआ, उसके अपहरण करने की कोशिश की गई और उस मामले को दबाया गया। उस मामले को रफा दफा करने में भी इस सरकार का हाथ है। आज फिर सोमवार को उसी बच्ची के साथ जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को सारी दुनिया ने आंखों से देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई नारा, कोई काम नहीं आया। यहाँ चलिए, यहाँ तो नारेबाजी काम नहीं आई, लेकिन आज वो सोनिया, ठीक है सर, सुन लीजिए, राहुल गांधी कहाँ है? हाथरस तो पहुंच जाते हैं संवेदना देने के लिए। प्रियंका गांधी कहाँ है? हाथरस तो वो चली जाती हैं। कांग्रेस के और तमाम नेता कहाँ हैं? वो नहीं जाएंगे क्या आज संवेदना देने? देखिए, राहुल गांधी हमेशा जो है पीड़ित परिवारों के साथ रहे हैं। कहाँ है सर? कहाँ है? एक ट्वीट तक नहीं आया उनका, एक ट्वीट तक नहीं आया उनका इस पूरे मसले पर। उसी दिन से रोड पर धरने प्रदर्शन जारी है और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का ये प्रेशर का जो नतीजा है कि प्रशासन ने उस पे काम किया और उन हत्यारों को गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, नूह से उनका भतीजा है आरोपी, इसलिए ये बोल नहीं सकते। इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी कभी किसी अपराधी के साथ खड़ी नहीं होती है। जैसे यूपी में आपने सर, ये अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती है तो पीड़ितों के साथ भी तो खड़ी नहीं है क्या? पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है क्या? कैसे खड़ी है? ये कैसे खड़ी है कि हाथरस में जब वहां पर एंट्री नहीं थी तब तो वहां पर आपको जाना था, राहुल गांधी को जाना था,
सोनिया गांधी को जाना हाथरस था, में- प्रियंका गांधी को जाना हाथरस था, लेकिन यहाँ पर जहाँ जा सकते हैं वहाँ किसी को नहीं जाना। यहाँ पर बल्लभगढ़ में कहानी उल्टी है। यहाँ लड़की मरने वाली लड़की हिंदू है और मारने वाला जो है जिहादी है, मुसलमान है, इसलिए ये बोल नहीं सकते। इनकी राजनीति बंद हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन हाथरस में जो लड़की थी वो दलित थी, इसलिए इनकी राजनीति चमकने वाली थी वहाँ पर। यहाँ बल्लभगढ़ नहीं जाएगा कोई। सुनील कटारिया जी, क्या ये वजह है क्या? सर, इस आरोपी का चचेरा भाई कांग्रेस का नेता है, दादा कांग्रेस का नेता है, 4 परिवार से जो लोग हैं उनमें से 3 कांग्रेस के नेता हैं और 1 बीएसपी का नेता है। क्या ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है? पार्टी कभी जो है हत्यारों को, बलात्कारियों को कभी शरण नहीं देती और हमेशा उनके खिलाफ। ये बताइए, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं है अभी तक? प्रियंका गांधी का हरियाणा में राज किया, हमारे हरियाणा से सारे बदमाश बॉर्डर क्रॉस। सुनील कटारिया जी, राहुल गांधी के संज्ञान में ये मामला नहीं है क्या? प्रियंका गांधी के संज्ञान में ये मामला नहीं है क्या? सारा हिंदुस्तान में जहाँ जो हो रहा है राहुल जी के संज्ञान में है, हर बात को वो देखते हैं। फिर इस पे बोलने से क्यों बच रहे हैं? यूपी की थी, जहाँ तक बात यूपी की थी, यूपी में सरकार ने एक तरीके से एक साजिश के तहत उस बच्ची को रात को जलाया था। यूपी में आपने साजिश रखी थी हाथरस को जलाने के लिए, उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए। आपके नेता का स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश ने देखा, किसने नहीं देखा? सीधा बोलिए ना आप चैनल पे आकर सुनील लोगों को कटारिया झूठ नहीं बोल जी, सकते। सीधा बोलिए कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां पर राजनीतिक हित साधना था, और अब हरियाणा में जो चुनाव है वो थोड़ी दूर है, जब वहां पे चुनाव होंगे तो वहां पे भी जाया जाएगा। बता दीजिए, खुल के बोलिए ना। आलोक सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी। नेहा जी, जो सुनील जी कह रहे हैं, राहुल जी का एक ट्वीट नहीं आया उस बेटी के लिए, जो बेटी हमेशा से होनहार रही। और दूसरी चीज है कि राहुल गांधी जी तो अभी बिजी हैं बिहार के इलेक्शन में, इनके लिए बेटियों को कुछ हो जाए इनको क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता, जैसे सुनील जी कह रहे हैं हाथरस में, क्या हाथरस की बेटी बेटी थी और बल्लभगढ़ की बेटी बेटी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कटारिया जी से कि बल्लभगढ़ की बेटी बेटी नहीं है क्या? और बल्लभगढ़ के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है ये इस वजह से चुप हैं क्योंकि इनके पार्टी के लोग हैं। ये यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब बात राष्ट्र की होती है तो भी हम पार्टियों में बट कर बात करते हैं। अगर बात हमारी खुद की बेटी की हो, सर एक मिनट प्लीज सुनिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, बात बेटियों की है सर। और बेटी अगर जैसे अभी अवधेश जी ने कहा कि मोदी जी भी दुखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी भी दुखी हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है अवधेश जी कि कमिश्नरी में ऐसा कांड हो जाता है दिन दहाड़े। आपको इसका कौन होते हैं? जी करने वाले कौन होते हैं ये सर, बताइए। सरकार आपकी सर, ना, करने बताइए वाले ना। कोई भी हो, करने वाले सरकार कौन किसकी है? है? सर रोकेगा आप बताइए। कौन? सर रोकेगा आप बताइए कौन? कि करने वाले कौन है? सर रोकेगा कौन? न्यायपालिका पर आप उंगली नहीं उठा सकते। सर रोकेगा कौन? नहीं है, उसमें न्याय मिलता है पीड़िता को। क्या कांग्रेस सर पार्टी नहीं क्या है। क्या न्याय मिल रहा है? आप बताएं ना, न्याय से क्या निकिता है वो सर कांग्रेस का परिवार का है वो। सर न्याय तो चलते ही आ रहा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि रोज बेटियों के साथ रेप हो रहा है, रोज छेड़छाड़ हो रहा है। न्याय तो मिलते आ रहा है, सभी को न्याय मिल रहा है। वो आपके चाहते ही है सर, आपको मालूम है मुझे बता सर कि दीजिए कितना सर, न्याय मिल ये रहा न्याय है? कैसे मिलेगा? क्या निकिता वापस आ जाएगी क्या? सर आप देखो ना कि कमिश्नरी के अंदर, ठीक है मैं कहता हूँ जिहादी ने मारा, मैं आपकी बातों को बड़ा करता हूँ, लेकिन जिहादी को मारने की ताकत आई कहां से? इसका है जवाब आपके पास? बाप दादे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं रोका? आपके राज्य में जिहादी घुसने का ताकत रखते कैसे हैं? अगर आप जिहादियों को रोकने में सक्षम होते तो दिन दहाड़े निकिता को नहीं मारा जाता। आप सिर्फ बोलेंगे, उससे कुछ जनता देखे। ऐसा है अवधेश जी, जनता सब कुछ समझ सबसे चुकी बड़ी है, बात ये है सर, जनता दावे सब और कुछ वायदे समझ में रही कितना है। दम है ये सब साफ तौर पे हमें दिख गया है,
क्योंकि दिन दहाड़े अगर किसी बेटी की हत्या कर दी जाती है तो वो उन तमाम नेहा दावे जी, और वादों को 2018 कहीं ना का कहीं मामला खोखला है। साबित करती है, जो कि आप लोगों हाँ, की तरफ से किए जाते हैं। आलोक जी, मैं मेरे को आऊंगी एक आपके मिनट। पास। लोकतंत्र में बात हो रही है बल्लभगढ़ की बेटी निकिता की। आखिर निकिता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, क्यों? आखिर उसका क्या अपराध था, क्या उसकी गलती थी कि उसको मौत की सजा दे दी गई? और ऐसे में जाहिर तौर पर हमारे साथ इस वक्त सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ LN राव जी जुड़ गए हैं, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस के। राव साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है और अब सवाल इस बात को लेकर है यहाँ पर कि आखिर कानून व्यवस्था जिसका दम भरती है बीजेपी की सरकार, कहाँ है वो कानून व्यवस्था? सर देखिए नेहा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण केस है और दिन दहाड़े इस प्रकार से सड़क सरेआम पर किसी को ऐसे गोली मार देना, और इससे ये दिखाता है कि आदमी के हौसले कितने बुलंद हैं इन लोगों के। और ये कहीं ना कहीं हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उनके पास, उनको लगता है कि उनका कुछ सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, और उनके पास बाहुबल की, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ उसके चाचे का जो बात करते हैं मीडिया से, उसके अंकल तो जो पॉलिटिशियन बताते हैं अपने आप को कांग्रेस पार्टी के, उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो लग रहे हैं जैसे बात करते वक्त भी ऐसे बैठे हैं, स्टाइल से बैठे हैं, और इस प्रकार दिख रहा है उनका कि उनको कोई गम नहीं है इस बात का कि एक जवान बेटी किसी की चली गई है, उनको कोई अफसोस नहीं है। ये तो क्या दिखाता है? दिखाता है कि जो मारने वाले हैं उनको इतनी हिम्मत है कि वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। वो तो ये सोच रहे थे कि हमें हमारे जो चाचा भतीजा के anyway, थैंक्स टू दी CCTV फुटेज, क्योंकि CCTV फुटेज में आ गया, नहीं तो क्या होता। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो पुलिस ढूंढने में नाकाम है, कौन मार गया कोई पता नहीं है। अब अगर ढूंढ भी लेती, लोगों को पकड़ भी लेती तो एविडेंस इतना नहीं होता। अब देखिए, कृपा ये रही है कि एविडेंस CCTV फुटेज में है, बस जो SIT बनी है हरियाणा, बड़ा समझदारी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारा तो ये कहना है कि सर ये नौबत ही क्यों आती है? पुलिस व्यवस्था कहाँ है, पुलिस की कार्यप्रणाली कहाँ है? लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी अवधेश जी कि इस तरह के मामला घट जाता है, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि किसी को पर्सनल सुरक्षा नहीं दे पाएगी सरकार। ये किस तरह का बेतुका बयान है? अगर ऐसा नहीं कर पाएगी सर, तो क्यों ये दावे और वायदे किए जाते हैं कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाएंगे, हम तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कदम उठाएंगे। दिल्ली जो हरियाणा पुलिस है वो तैयार है, तमाम और प्रदेशों की पुलिस तैयार है। इस तरह के क्यों दावे वादे करते हैं आप लोग जब सुरक्षा नहीं दे पाते हैं? तो नेहा जी, फिर कंगना रनावत को क्यों दिया सुरक्षा? देखिए नेहा जी, ऐसा नहीं है, वो जब ऐसा नहीं है, सुरक्षा दी जाती है। जो चाहता है, जो जिसे चाहिए सुरक्षा, उसको सुरक्षा दी जाएगी। उन्हें कहने का मतलब ये था कि हर किसी को दे नहीं सकते ना। ऐसे तो ये जो 37 करोड़ की जनता है, कंगना रनौत ने मांगी थी क्या सुरक्षा? नहीं, कंगना रनौत ने सुरक्षा मांगी थी क्या सर? उन्होंने मांगी थी, उन्हें डर था, इसलिए तो मिली। अब 137 करोड़ की जनता को अगर सुरक्षा देने लगे तो उन्होंने मांगी थी या आपने दी थी? नहीं, मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी थी, उन्हें मिली थी ना, लेकिन उनको जरूरत थी उस समय, क्योंकि उनके ऐसे लोग पड़े सर, एक सेलिब्रिटी को तो जरूरत है क्योंकि उनको तो जान का खतरा है, एक आम इंसान को जरूरत नहीं है क्या? कौन बनाता है आपकी सरकार? सर, कौन बनाता है आपकी सरकार? पहले मुझे बता दीजिए। जिसको आवश्यकता है, आम लोग बनाते हैं, खास लोग बनाते हैं सर। बात अभी बल्लभगढ़ की हो रही है। नहीं, आम लोग बनाते हैं, खास लोग बनाते हैं। अगर उनको सुरक्षा चाहिए होगी, सारी सुरक्षा दे दीजिए खास लोगों को, आम लोगों की आपको जरूरत नहीं है। नहीं, सबको मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। किसको मिलेगी? ये गृह मंत्री का बयान मैं कैसे देखूं? हाथरस के पीड़ित परिवार ने मांगी थी तो उसे मिली थी, नहीं मिली थी, तो उससे इन लोगों को दुख था। जो गिद्धों की टोली हाथरस गई थी रोने वहां पर, उनमें से कोई दिखाई दिया बल्लभगढ़ में? सर, बल्लभगढ़ की बेटी को भी सुरक्षा मिली सर। हत्या के बाद बल्लभगढ़ की बेटी को भी सुरक्षा मिली। नहीं, बल्लभगढ़ की बेटी को भी सुरक्षा मिली क्योंकि डीसीपी ने कहा, अर्पित जैन जी ने कहा, हरियाणा जो बल्लभगढ़ के जो डीसीपी हैं अर्पित जैन, उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी को तभी देंगे, उनके लाश को तभी देंगे जब आप पुलिस के संरक्षण में इसका अंतिम संस्कार करेंगे। सुरक्षा तो आपने दी, कंगना रनावत को पहले दे दी, उसको बाद में दे दी तो आपने जरूर सर, सुरक्षा तो दी है।
सुरक्षा देखिए, जिसको आवश्यकता है उसको सुरक्षा देगी सरकार। सर सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती है। सेलिब्रिटी है आपके लिए, आम लोगों का कोई मायने नहीं है, ये तो ये नहीं, दिखाता है ना। नेहा जी, हरियाणा पुलिस उसके बॉडी को देने को तैयार नहीं थी, उसके बॉडी को देने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि हम अपने संरक्षण में इसका अंतिम संस्कार करेंगे, जो हाथरस में हुआ, न्याय है वैसा किसी का नहीं है। आप देखिए, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया बल्लभगढ़ में। सर मैं ये कह रही हूँ 2018 में ऐसा क्यों नहीं किया गया? आप कह रहे ऐसा हो गया तो हमने 2018 में भी करते तो आज वो बिटिया जिंदा होती। ठीक उस है, समय भी आपकी सरकार थी। लेकिन अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसा हुआ तो हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे बताइए ना, ये नौबत क्यों आई? ये तो इनका जो लव जिहाद चल रहा है, ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। नेहा जी, आपको पता होना चाहिए, इनका मकसद केवल हिंदू लड़कियों को फंसाना, उनके साथ शोषण करना होता है। ये लव जिहाद का मामला है, इसीलिए। और देखिए, पीछे से कांग्रेस का पूरा हाथ है, कांग्रेस परिवार का लड़का है वो, उसके घर में जो जितने नेता है सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उसकी हिम्मत कहाँ से बढ़ी? जब तो बढ़ी ना, उसके घर में पता कर मैं रसूखदार हूँ, मेरा ठीक है। सुनील कटारिया जी, गोली मार दी। ठीक है सुनील कटारिया जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, बाकी अगर और तमाम लड़कियों की बात करें, जैसे हाथरस का ही के मामले की बात कर ले, बलरामपुर के मामले की बात कर ले, सर वहां पे भी लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई थी, यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन क्यों कांग्रेस का एक भी नेता, मैं दोबारा कोट कर रही हूं कि वहां पर परिवार से मिलने नहीं गया? कांग्रेस के एक भी नेता की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, किसी भी एक नेता की तरफ से कोई बाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, क्यों? नेहा जी, ये बच्ची बड़ी होनहार लड़की थी, 12वीं क्लास में इसके 95% नंबर आए थे, देश सेवा में जाना चाहती थी, एयरफोर्स में जाना चाहती थी। ये पूरे हरियाणा की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। और इस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है वो सारी दुनिया ने देखी है, कांग्रेस के नेता ने भी देखी है, सरकार ने भी देखी है। उसी दिन से हमारे धरने प्रदर्शन जारी हैं, हमारे हर जगह धरना जारी है। कहाँ पे जारी है सर? कहाँ पे धरना हो रहा है आपका, बता दीजिए ना सर। हम भी शामिल होने प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि आरोपी मुसलमान है और मुसलमान की वोट बैंक है, ये नहीं बोल सकते। कांग्रेस का मुसलमान, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं आती है। जो भी बलात्कारी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो भी अपराधी होता है। क्यों नहीं होता? आप बोलिए, होता है। अपराधी होता है। राहुल गांधी जी बैठे हुए धरने पे कौन पकड़े जाते हैं, बताइए आप, आतंकवादी कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी का यही इतिहास रहा है, वो जब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ऐसे नहीं, अवधेश उपाध्याय जी, ऐसे नहीं होगा। सुनील कटारिया जी, मुद्दे पे आइए सर, कहाँ धरना आपका हो रहा है, पहले मुझे बता दीजिए। कहाँ पे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी धरने पे बैठी हुई हैं? किया है और कांग्रेस के नेता हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं। कहाँ सर, हर जगह कहाँ, मुझे बताइए ना सर। कहाँ पे हो रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कहाँ पे निकिता के लिए लड़ रहे हैं आप? वहाँ पे रोड जाम किया, उसमें सारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी के थे जो रोड जाम किया था। आपके नेता कहाँ हैं सर? हाथरस में तो दौड़ के जा रहे थे, उनको पुलिस वाला थोड़ा सा छुआ तो वो गिर गए, सहानुभूति लेना शुरू कर दिए। अभी कहाँ है? अभी भी सहानुभूति ले, कहाँ है वो? किया था सरकार ने जो अभी रात को जो दाह संस्कार किया था, हमारे नेता उस बात से रुष्ट थे। और अरे वहाँ तो आपकी राजनीति हो रही थी, इसलिए रातों रात पहुंच गए नंगे पैर राहुल गांधी करने गए थे। यहाँ लड़के हिंदू है, मारने वाले मुसलमान है, इसलिए नहीं गए तुम लोग। अगर यही लड़की मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता तो राहुल गांधी रातों रात बल्लभगढ़ पहुंचाते। हिंदू ज्यादा लंदन में बैठ कर ट्वीट कर रहे होते, मायावती हाथी में बैठ कर आती बल्लभगढ़। केवल हिंदू लड़की है इसलिए आप लोग नहीं गए। ठीक है, आपने हमेशा किया है। राव साहब, सवाल इस बात को लेकर है सर कि 2018 में भी क्योंकि इस तरह के अपहरण की कोशिश इस लड़की के साथ की गई थी, सर क्या नहीं लगता कि उसी वक्त अगर पुलिस ने बेहतर एक्शन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती? नेहा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2018 में जो कार्रवाई हो पुलिस की, और वो क्यों नहीं हुई ये भी आपको अभी तक पता लग गया होगा, हम सबको पता लग गया, पूरे देश को पता लग गया क्यों नहीं हुई। 2018 के बाद जो अपहरण हुआ उसके बाद कहीं न कहीं इनका दबाव के आकर जो लड़की पक्ष के लोगों ने उनको फैसला करना पड़ा
वो जानते हैं वहीं पे रह रहे हैं और उसके बाद उनको नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये है वो तब से डरे हुए थे, तो डरने की वजह से उन्होंने आपको केस लिया है। ये इस बात से साबित हो गया, इतने डरे हुए थे कि 2 साल के बाद उनका मर्डर भी कर दिया है। ये कहीं न कहीं एक मानसिकता है कि जो समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े हैं, कि बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास पीछे पॉलिटिकल बैकअप है, हमारे पास मनी पावर है, किसी का भी कुछ कर सकते हैं। ये मानसिकता जब तक रहेगी और जिन लोगों में सुनील कटारिया जी, 2018 में भी ये रसूखदार परिवार का एक रुतबा दिखाया गया था पीड़ित परिवार को, और यही वजह थी कि केस वापस ले लिया गया था। केस वापस अपने आप में लिया, ये घुमाया गया था केस वापस लेना, और उस टाइम पे एक्शन हो जाता इन पे, तो अभी तक ये बेचारी जिंदा। अब आप ये कहते हैं कि हम तो जी सड़कों पे उतर रहे हैं, हम तो जी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो वैसा कर रहे हैं, हम तो न्याय दिलाने के लिए लगातार तत्पर है। नेहा जी, सड़कों पे उतरने से उसकी जान भी वापस आ जाएगी नेहा जी। निकिता वापस आ जाएगी सड़कों पे उतरने से। सड़क पे उतरना और सड़क पे ट्रैफिक को जान लीगल काम में लीगल काम करते हैं। उच्च नेताओं को विदेशों में ले जाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी सेवाएं करने का नतीजा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत की वजह से ये केस हो पाया, नहीं तो ये उसी दिन ये सरकार जो ये सब जानते हैं किसकी वजह से हो पाया। क्यों झूठ बोल रहे हो सुनील जी बैठकर यहाँ पर? ये सरकार केस दर्ज कर लेती उसी दिन, तो आज हादसा नहीं होता। अवधेश जी, सुनील कटारिया जी, सर ये सभी को पता है कि किस तरह से दबाव बनाया गया, किस तरह से पीड़ित परिवार पे दबाव बनाया, और ये भी कहा जा रहा है कि उस लड़के की माता भी उस लड़की से बात कर रही थी और ये दबाव बना रही थी कि आप अपना धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, आप शादी कर लीजिए तौसीफ से। तो ये सवाल इस बात को लेकर है कि ये इतनी हिम्मत और इतनी जरूरत अगर की गई तो क्यों? इसलिए कि क्योंकि उनके परिवार से 3 जो लोग हैं वो कांग्रेस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रसूख का फायदा उठाया जा रहा था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा जी। अपराधियों ने जो अपराध किया है कानून उसकी सजा देगा। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधियों को शरण देने, तो सर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे सजा देने के लिए? आवाज उठा रहे हैं, सजा दिलवाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इस पे मैं सवाल आपसे लूंगी। असल बात यहाँ पर हो रही है वल्लभगढ़ में छात्रा निकिता के हत्यारों की, क्योंकि तौसीफ नाम की युवक ने उस दरिंदगी की हद पार करते हुए इस मासूम को, इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। उसके सपने को पंख लगने से पहले ही कहीं ना कहीं काट दिया गया। और ऐसे में आज इस पर हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या इसको राजनीतिक रंग देना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है आलोक जी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, सब पढ़े सब बड़े की बात की जाती है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की महफूजियत की बात की जाती है, और हर चुनावों में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाएगा, अगर हमारी सरकार बन गई तो हम ये कर देंगे। लेकिन क्या नहीं लगता है कि वो तमाम दावे, तमाम वायदे सिफर ही दिखाई देते हैं? यहाँ पे नतीजा उसका सिफर ही है। नेहा जी, ये राजनीति पार्टियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ वादे करती हैं। अगर ये काम करना शुरू कर दें तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी। और मैं अवधेश जी, आप अभी सरकार में हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ना तो बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ। मैं इस देश का बेटा हूँ और मैं इस देश का बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। मैं आपसे इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में रक्षा सुरक्षा की बात अगर सरकार को करनी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने आपके मंत्री हैं, जितने आपके नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, सभी नेताओं के पास से बॉडीगार्ड हटा ली जाए, अपने आप देश में सुरक्षा और रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उनको अपना डर होगा, पुलिस तैनात रहेगी, सारे तैनात रहेंगे। जैसे आपने पीछे देखा था कि एसपीजी पे कितनी लड़ाई हुई थी कांग्रेस के अंदर जी, तो इन लोगों को तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आम जनता को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए आम जनता इनके लिए कोई वैल्यू नहीं करती। और मैं आपको बता दूं, दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बेटियों की रक्षा खुद से करनी पड़ेगी। जनता करे, हम सब मिलकर करें, ये पार्टी कभी नहीं कर सकती। ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ रक्षा, हम कहते हैं कि मैंने भी एक अभियान चलाया हुआ है, बेटी रक्षा देश सुरक्षा, कितना पॉपुलर हुआ।
मैं घर घर जाता हूँ, जनता तक जाता हूँ, गली गली घूमता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना पॉपुलर है। आज बेटियां बच भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं, लेकिन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करेगा कौन? जैसा अवधेश जी कह रहे थे वो जिहादी हैं, मैं कहता हूं जिहादी को आप आतंकवादी की तरह ले रहे हैं। बॉर्डर पे होता तो वो आतंकवादी होता है, यहाँ जिहादी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो जिहादी आपके स्टेट में कैसे घुस जाता है। सर एक बार सुनिए सर, पहले सुनिए सर। प्रॉब्लम यही है कि नेता लोग जनता की बात सुनना ही नहीं चाहते, जनता की दर्द सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सरकार में नहीं होते, कांग्रेस सरकार में होती, तो मैं कांग्रेस को सुना रहा होता। आप सरकार में हैं प्रभु, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत दुखी हैं और फरीदाबाद में खास करके बहुत प्रॉब्लम है। आप जब ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा। फरीदाबाद एक कमिश्नरी है सर, और कमिश्नरी के अंदर अगर रोड पे दिन दहाड़े इस तरीके का कांड होता है तो आप समझे कि कितना सुरक्षित है फरीदाबाद की जनता, कितना सुरक्षित है हरियाणा की जनता। और बात रही, जैसा सुनील जी कह रहे हैं कि हम लोग तो सब जगह पे हल्ला बोल कर रहे हैं, हम तो उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूं, आपके ही विधायक हैं बल्लभगढ़ के, कहां हैं सर वो? कहां हैं वो? अभी तक तो वो पहुंचे नहीं, अब कब पहुंचेंगे? अब कब जाएंगे? आपसे पूछ रहा हूं सर। हमारे कोई भी विधायक किसी भी अपराधी का कभी सर तो कहाँ है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? ये कह वो रहे क्यों हैं नहीं गए कि परिवार जब के पास? राहुल गांधी हाथरस पहुंच सकते हैं, प्रियंका गांधी हाथरस पहुंच सकती हैं, सर आपकी कांग्रेस के बल्लभगढ़ का तमाम विधायक नेता हाथरस बल्लभगढ़ में नहीं सकते हैं पहुंच पा रहा है। आप बल्लभगढ़ से ही विधायक वो सर ये बहुत पीड़िता के दुर्भाग्यपूर्ण परिजनों से मिलने नहीं जा है। सकते हैं क्या? अगर सर थोड़ा सा पार्टी से हटके आप बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। आप पार्टी के बैनर तले हैं इसलिए आप पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। मैं अपनी बहन ठीक है, बेटियों सुन की लेते रक्षा सुरक्षा के लिए जीता हूं। सुनील कटारिया जी, जी सर कहाँ है कांग्रेस विधायक? पार्टी का इतिहास कभी भी अपराधियों को संरक्षण करने का नहीं रहा है। सर फिर वही सर बात कर रहे हैं। विधायक का है आपके, मैं तो ये पूछ रहा हूँ हम ये आपसे, बात मैं नहीं कह रहे हैं, आपसे हम मैं ये जो बात नहीं पूछ कह रहा रहे हूँ वो हैं कि जवाब देना कांग्रेस सर। पार्टी अपराधियों का साथ दे रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश जो हाथरस में की गई थी, ये बल्लभगढ़ में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्या ये डर है क्या कांग्रेस पार्टी को कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आते हैं, तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, वहां मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा? ये डर है क्या? बल्लभगढ़ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड जाम करने में सर विधायक कहाँ हैं आपके? विधायक कहाँ बिजी हैं सर? आप जनता कह रहे हो, जनता तो सारे ही हैं, जनता तो मैं भी हूँ, मैं भी वहां खड़ा था, जनता तो मैं भी हूँ सर। उस परिवार को न्याय दिलाने में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उस पीड़ित परिवार के सर आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक कहाँ हैं आपके? एक सेकंड रुकिए सर, ये कैसे न्याय दिलाएंगे मुझे बताइए सुनील कटारिया जी। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे तो नेता पाक साफ है जी, तो उस नेता को जो नूंह से विधायक है मौजूदा वक्त में, निकाल दीजिए उन्हें पार्टी से। निकालेंगे क्या? देखिए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ जो है धरने किए, प्रदर्शन किए। सर फिर वही बात कर रहे हैं आप, धरने किए, प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन कहाँ किए? कहाँ धरना प्रदर्शन? कौन सा नेता आपका पहुंचा उस धरना प्रदर्शन में? बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में, वही रोड जाम करने में। सर कौन सा नेता बड़ा पहुंचा मुझे बता दीजिए ना। पहुंचा सर, मैं तो बल्लभगढ़ में ही था। कहाँ हैं आपके नेता? कौन से नेता थे? तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज अभी तक आपका विधायक नहीं पहुंचा वहाँ परिवार के पास। जहाँ रोड जाम किया था उस परिवार के साथ, उस सारे पीड़ित परिवार के साथ। सुनील कटारिया जी, अब आपके पास सवालों का जवाब नहीं है सर। आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि कहाँ पे खामियां, कहाँ पे कमियां कांग्रेस पार्टी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधी को संरक्षण करने में कभी भी काम नहीं करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, सारे अपराधी, चाहे वो बलात्कारी हो, हत्यारे हो या फिरौती करने वाले हो, कुछ लोग यूपी में चले गए थे, कुछ लोग राजस्थान में चले गए थे, कुछ लोग। सर तो राजस्थान में क्यों हो रहा है बलात्कार? आपकी पार्टी राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी देखिए। हम तो जाहिर तौर पे आप बेटी और बेटों के बीच जो लिंगानुपात है वो भी बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पर सोच से निकलने की भी जरूरत है। बात कर रहे हैं, करौली के पुजारी के साथ क्या हुआ? 12 की बेटियों के साथ क्या हुआ? कोई नहीं बोला उसके ऊपर।
क्या हुआ सर? हमारे सिर्फ गृह सिर्फ मंत्री ने बोलने कभी से ये नहीं नहीं होगा कहा। सर। आप सभी को तो मैं इसलिए मैं माननीय मैं एक मंत्री एक जी ने- एक 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 आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर बात बहन बेटियों की आती है तो पार्टी पार्टी करना बंद कर दें, सभी इकट्ठा होके एक मुद्दे पे लड़े। अगर एक मुद्दे पे लड़ेंगे तो ही परिवार को हम वहाँ अगर राजनीति आप- नहीं हो पाएगी ना आलोक राज- जी, राजनीति नहीं हो पाएगी। अगर एक मुद्दे पे लड़ेंगे तो राजनीति कहाँ हो पाएगी? उसमें तो अपोजिशन और पक्ष विपक्ष दोनों देखना पड़ेगा ना इन्हें। लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राउत जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है सर, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं तमाम और राज्यों की भी बात करूँ। आप दिन दहाड़े अगर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है सर, कहाँ पे खामी, कहाँ पे कमियां आप समझते हैं कि कानून व्यवस्था जिसको बेहतर करने की बात की जाती है उसका ये हाल है? देखिए नेहा जी, बहुत ही अहम इशू है, वुमेन सुरक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर इसी राजनीति और वोट बैंक की बात को ना समझ के हमें ये देखना है कि हमें बहन बेटियों की कैसे बचाना है और हमें बहन बेटियों की जान कैसे बचाना है। इसके बाद मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, आपको मैं पीछे ले जाता हूँ। 20 साल पहले जसिका लाल मर्डर केस में भी कांग्रेस के दिवंगत नेताओं के पुत्रों ने एक लड़की को दारू ना देने की वजह से सरेआम गोली मार दी पार्क के अंदर, यहाँ पर दिल्ली में। और देखिए, कहीं न कहीं ये मानसिकता दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े पावरफुल हैं और हम कुछ भी कर दे तो अब बच जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम चला गया, बचने वाला कोई है नहीं, तो जो करेगा वो बचेगा। और हमें ये देखना है कि हमें सब ये बचाव कैसे करना है इन बच्चों का। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कानून व्यवस्था और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की शैली है उसको बदलना है और जल्दी से जल्दी इस पर जस्टिस मिले, गुनाह करने वालों को सजा मिले, ताकि बाकी लोगों को ये मैसेज आए कि कोई ऐसे जघन्य अपराध में शामिल होता है तो जल्दी जल्दी कैसे सजा मिलती है। तो कहीं हमें जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है सुनील जी, जो नेताओं की सोच है, क्या उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? अगर चुनावों के वक्त ये कहा जाता है, एक तो हरियाणा में लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लड़कों पर लड़कियां अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन अगर चुनावों के वक्त ये कहा जाता है कि जो हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर जो लड़के हैं उनकी शादी करवाएंगे, बाहर से लड़कियां लेकर आएंगे, झारखंड से लड़कियां लेके आएंगे, बिहार से लड़कियां लेके आएंगे, उनकी शादी कर, ये जो लड़कियों के प्रति सोच है ये क्या नहीं बदलने की ज़रूरत है? अगर ये बदल जाएगी तो बाकी चीज़ों में भी धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। सुनील जी। देखिए, जहाँ तक बात बेटी की आती है तो राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन सर ये तो राजनीतिक मसला भी रहता है ना, ये तो चुनावों के वक्त बोला जाता है खुलकर, और हरियाणा में तो खासकर। देखिए, जब बात आती है बेटी की, बलात्कारियों की, तो हर पार्टी को, हर आदमी को जाति से, धर्म से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कानून की मदद करनी चाहिए। उस बेटी की को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, लेकिन इस न्याय को दिलाने के लिए कैसे न्याय मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। उपाध्याय जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रुक करूंगे आलोक सिन्हा जी का। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर हमने देखा है कि पीड़िता को अगर इस तरह की छेड़छाड़ या इस तरह की दिक्कतों का सामना या छेड़खानी का सामना, फबतियाँ कसने का जो मामला होता है, ये जो दिक्कतें होती हैं लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर भी कई जगह गोलियां चला दी जाती है, कई जगह एसिड फेंक दिया जाता है, कई जगह उसे टॉर्चर किया जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अक्सर सामने आती है, और उसके बाद जब आवाज़ उठाई जाती है, पुलिस स्टेशन का रुख किया जाता है, तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। किस तरह के बहाने होते हैं आलोक जी, ये भी हमें बता दीजिए। देखें नेहा जी, मैं शुरू से कहते आया हूँ कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था आम और खास के लिए, दोनों के लिए सेम नहीं होगा, तब तक किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। आज ये पुलिस प्रशासन का इस पे कितना ढीला रवैया है, ये मुझे बताइए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है कि कानून व्यवस्था कैसी है। 4-5 दिन पहले मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़की के साथ रेप किया गया। उसको वो छेड़छाड़ की घटना बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही उसके दूसरे पक्ष के लोग पहुँच चुके थे, और दूसरे पक्ष ने क्या किया वो आप सभी को मालूम है कि क्या किया होगा।
उसके बाद मेरी बात होती है। पुलिस वाले कहते हैं कि सर रात हो गया है और ठंड का टाइम है, सुबह ले जाकर हम मेडिकल कराएंगे, और उसको छेड़छाड़ की घटना बनाने की कोशिश होती है। और ये भी फरीदाबाद की ही घटना है, फरीदाबाद की ही घटना है। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर वो SHO हैं तो वो अपने से आगे किसी को देखते ही नहीं है। कौन समाज के लिए काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अपने आप में बहुत ज़्यादा रूढ़, मतलब क्रूरता के साथ काम कर रही है, और इसको कौन मॉनिटरिंग करेगा? तो मैं कहना चाहता हूं अवधेश जी को कि मॉनिटरिंग करने का काम आप ही का है सर। क्या हो रहा है अवधेश जी? फरीदाबाद में खासतौर पे इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही है। फरीदाबाद में बहुत सारे केसेस हैं। आप जब आएंगे तो मैं आपको साथ में ले चलकर बता सकता हूँ। मैं बता दूं आपको, ये रवैया जो और पार्टी करती है, भाजपा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सर भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप समझ तो लीजिए सर, भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ मैं पुलिस की बात कर रही हूँ। आलोक जी ने पुलिस का उदाहरण दिया है। भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ सर, एक मिनट मैं आपको कह दूं, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए सर, एक बार प्लीज एक बार सुन लीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी जो राजनीति करने चली आती है, अपनी संवेदना व्यक्त करने जाती है, हाथ में बल्ले नहीं पहुंचती। सर मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझिए। एक सेकंड मेरी एक बात सुनिए पहले। अवधेश उपाध्याय जी, सरकार किसकी है सर हरियाणा में? सरकार किसकी है हरियाणा में? हरियाणा में सरकार किसकी है? जो आरोपी है वो किसका है? वो किस परिवार से है? वो हरियाणा में सरकार किसकी है? कांग्रेसी है सर। आम जनता ने किसे चुना है मुझे बताइए ना। आपको चुना है, आपको चुना है सर। जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही किसकी है सर? हमारी जवाब देंगे ना, दे रहा हूँ जवाब दीजिए ना सर कि फरीदाबाद में इस तरह के मामले क्यों बार-बार सामने आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी देश की सभी जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसमें जो ये गिद्ध है ना, गिद्धों की जो टोली है वो उसको पच नहीं रहा है। तो सबका साथ सबका विकास संकल्प लेकर चल रही है पार्टी, वो गिद्धों को नहीं पच रहा है। अब ये बताइए, गिद्धों की टोली जो हाथ रख गई थी बल्लभ में क्यों दिखाई नहीं दे रही? बताना चाहूंगा। ठीक है राव साहब, हिंदू लड़का नहीं ठीक है, हिंदू मुस्लिम मत करिए सर। मुस्लिम लड़की जब प्यार करता है तो उसे मार दिया जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की जिहाद से इनकार करे तो उसकी हत्या हो जाती है। तो आखिर ये कब तक लव जिहाद का किस्सा चलता रहेगा हिंदुस्तान में? हिंदुओं की बेटियों के साथ कब तक उनका शोषण होता रहेगा? उसमें कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोलते? अवधेश जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ अवधेश जी एक सवाल का आप जवाब दें। अभी माननीय राव साहब भी हैं, ये पूर्व DCP हैं। अब मैं आज इनसे सवाल नहीं कर सकता ना दिल्ली के लिए, उसी तरीके से मैं कांग्रेस से सवाल नहीं कर सकता। नहीं आप कीजिए। आप सर मेरी बात मेरी बात समझिए कि अगर एक जिले का मुखिया DM हो सकता है तो उसी तरीके से स्टेट का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। कौन मॉनिटरिंग करेगा सर? कौन मॉनिटरिंग करेगा? मेरे पास वक्त की कमी है और मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। राव साहब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी आलोक सिन्हा जी कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि पुलिस के पास जाती है पीड़िता तो ढिलमुल रवैया होता है, बहुत ढीला रवैया पुलिस का होता है सर। इसके लिए जाहिर तौर पे जब तक अगर कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो पुलिस का ढिलमुल रवैये को ठीक करना ये कितना जरूरी होगा? पहले नेहा जी, ये बातें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड सब सही है, और इंस्ट्रक्शन है पीछे विमेन कोई भी ढिलमुल रवैया नहीं अपनाएगा। पूरे सीनियर ऑफिसर्स के नीचे जो पुलिस स्टेशन लेवल पे इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन फिर भी मैं आलोक की बात से सहमत हूँ। कहीं न कहीं ऐसी कमियां पाई जाती हैं, और ऐसी कमी जहां भी पाई जाती है उनके बारे में जरूर बताना चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर है। वुमेन्स का 0 टॉलरेंस है, वुमेन्स वालों के लिए 0 टॉलरेंस है, और पुलिस करना चाहिए। और जहाँ कहीं एकदम बातें होती है उनके बारे में जरूर लेना चाहिए, और सीनियर ऑफिसर्स को भी इसमें तुरंत कार्रवाई करके तो आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसा ढिलमुल रवैया के लिए। बिल्कुल, पुलिस के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो जाहिर तौर पे अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।